देखो, कैसे होगा मैम? उसकी तो ऑर्डर पी टू दी पावर एन आएगा, जो पी को कैसे डिवाइड करेगा? ठीक है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा तब तो हो सकता है ना। जस्ट मैं यही पूछ रही हूँ। हाँ। एन ग्रेटर देन वन के लिए तो बात ठीक है आपकी। ठीक है बिल्कुल। ये एट मोस्ट क्या वन होगा एग्जैक्टली exactly। ठीक है। जैसे कि वन का ऑर्डर, हाँ वन का ऑर्डर फोर होगा। जैसे Z2 से Z4 तक अगर आप लेते हो, इसके अंदर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट वन है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा फोर, पर फोर डज नॉट डिवाइड टू, सो दैट्स वाई द प्रॉब्लम। तो एग्जैक्टली वन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जनरलाइज भी कर सकते हो। ठीक है। एक और क्वेश्चन अगर मैम आपसे थोड़ा रिंग होमोमॉर्फिज्म को ना खुल के एक्सप्लेन करो। खुल के, खुल जाए सब। यस मैम। देखो, किसी फर्स्ट रिंग से दूसरी रिंग तक हमें रिंग होमोमॉर्फिज्म निकालने हैं। रिंग होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पता होनी चाहिए ना सबसे पहले तो। टी ऑफ एक्स प्लस वाई, रिंग के ऊपर ऑपरेशन आपको पता है क्या होते हैं। जनरली हम क्या लेते हैं, ऐड और मल्टीप्लाई। अब ये ऐड और मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रिंग चेंज हो सकते हैं, बट एक किसी न किसी तरीके का एडिशन और मल्टीप्लीकेशन होता है, चाहे वो यूजुअल हो चाहे वो अनयूजुअल हो। ठीक है, यहाँ पे ऑपरेशन भी चेंज हो सकते हैं, पर हम जनरली ऐसे ही लेके चल रहे हैं। टी ऑफ क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम, फर्स्ट प्रॉपर्टी से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि टी ऑफ एक्स प्लस वाई टी एक्स प्लस टी वाई के बराबर हो। सेकेंड प्रॉपर्टी से एक्सपेक्ट करते हैं कि टी एक्स वाई इज इक्वल टू टी एक्स इंटू टी वाई। ठीक है। जब आप जेड एन से जेड एम में काम करते हो, जनरली हम इसी से होमोमॉर्फिज्म देख रहे हैं यहां से यहां तक। जब आप यहां से यहां तक देखते हो तो जब आप मान लो टी एफ एक्स वाई निकाल रहे हो, टी ऑफ एक्स आपने समथिंग ले लिया ए एक्स टाइप का, जहां पे एक इसका एलिमेंट होता है जेड एम का, तो टी ऑफ एक्स वाई जब निकालते हो तो वो क्या आता है, ए एक्स वाई। बट टी एक्स इंटू टी वाई क्या आता है, टी एक्स इंटू टी वाई क्या आता है, ए एक्स इंटू ए वाई, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स वाई। ये रिंग की प्रॉपर्टी होती है। अब ये दोनों बराबर कब होंगे, कब होंगे ये बराबर, ये और ये कब बराबर होंगे, ये और ये, जब ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाए। यस मैम। हमें इन दोनों को बराबर करना है ना मनदीप। मैम बीच में नेटवर्क चला गया था, दोबारा एक्सप्लेन करना थोड़ा। मैं ये कह रही हूँ जेड एन से जेड एम कोई दो रिंग्स हैं, जनरली हम यहीं से यहीं तक देखते हैं रिंग होमोमॉर्फिज्म, और बाकी जो है उनमें देखना थोड़ा मुश्किल है। मेन लॉजिक ये है इसके पीछे। जो अलग से हैं वो आज मैं आपको अलग वाले ही करा रही हूँ। ठीक है। अभी मैं बताऊंगी, एक दो और बताऊंगी जो थोड़े से अलग है इनसे, पर इसमें देखो रिंग होमोमॉर्फिज्म कर होने के लिए दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, टी ऑफ एक्स प्लस वाई अंडर एडिशन ये डिफरेंट हो जाए, और अंडर मल्टीप्लीकेशन ये अलग से अलग अलग हो जाए। ग्रुप के अंदर सिर्फ एक ये प्रॉपर्टी होती थी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में, और दूसरी तो कोई नहीं होती थी ना। हाँ, हाँ एक ही होती थी। तो यहां से यहां तक जेड एन से जेड एम के अंदर हम देख रहे हैं टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स होता है। यहां से यहां तक कोई भी होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करोगे तो इसी टाइप का होगा, कोई भी मैपिंग डिफाइन करोगे इसी टाइप की होगी, टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टाइप की। अब क्या है, टी एक्स वाई, टी एक्स वाई क्या आना चाहिए, ए एक्स वाई आना चाहिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और टी एक्स इंटू टी वाई क्या आना चाहिए, ए एक्स इंटू ए वाई आना चाहिए। ठीक है। अब ये दोनों होने चाहिए बराबर। मेन पॉइंट है कि ये दोनों बराबर होने चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम, प्रॉपर्टी नंबर टू। तो ये दोनों जब बराबर होने चाहिए तो इसका मतलब क्या होगा, ए इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स वाई। तो यहां से इन दोनों को बराबर कर देंगे हम, एक्स वाई तो है ही सेम, ये बराबर होने चाहिए, तो क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए हो जाएगा।
ठीक है। यस मैम। यहां से कंसेप्ट आता है आइडेम्पोटेंसी का, इसलिए हम आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स चेक करते हैं। जो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट नहीं बन सकता, अगर ए और ए स्क्वायर बराबर ना होते, अगर ए आइडेम्पोटेंट ही ना होता, तो फिर हम ये बात ही ना कर पाते सेकंड प्रॉपर्टी की। ये आइडेम्पोटेंट वाली बात हो गई। और ग्रुप में भी हम एक प्रॉपर्टी देखते थे ग्रुप होमोमॉर्फिज्म बनाते टाइम, तब भी हम यही काम करते थे, जैसे टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स करते हैं। अब ये मैपिंग कब होमोमॉर्फिज्म होती थी, इस एलिमेंट का ऑर्डर देखते थे हम, ऑर्डर ऑफ ए किसके अंदर, जो हमारी कोडोमेन है उसके अंदर। ठीक है, अगर इसका ऑर्डर जो भी निकल के आएगा वो अगर डोमेन के ऑर्डर को डिवाइड करता था तो हम कह देते थे होमोमॉर्फिज्म, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अगर ये डोमेन के ऑर्डर को डिवाइड करता था तो ये होमोमॉर्फिज्म बन जाता। अब इसके पीछे भी कोई लॉजिक है, इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, बिल्कुल लॉजिकल बात है ये भी। ए का ऑर्डर, जैसे यहाँ पे Zn से Zm में हम बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो ए एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ ए निकालेंगे यहाँ पे, उसको हमने ग्रुप थ्योरी में देखा था शायद, बिल्कुल स्टार्टिंग में, मुझे याद आ रहा है, नोट्स के अंदर है मेरे। अभी तो मुझे नोट्स उठा के देखने पड़ेंगे, लेकिन हो जाएगा ये। ठीक है, चलो मैं इसका लॉजिक आपको कल बताऊंगी सोच के। बाकी इसके पीछे भी बहुत ही अच्छा सा लॉजिक होता है। ठीक है, बाकी आप सोच सकते हो खुद ही, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी? फर्स्ट प्रॉपर्टी का लॉजिक भी आप सोच सकते हो। तो दोनों प्रॉपर्टी कब जस्टिफाई होंगी, जब वो एलिमेंट आइडेम्पोटेंट भी हो, सेकेंड प्रॉपर्टी। और फर्स्ट प्रॉपर्टी कब जस्टिफाई होगी, जब वो एलिमेंट का ए का ऑर्डर कोडोमेन के अंदर जो भी है वो डोमेन के ऑर्डर को डिवाइड करे। या फिर हम डोमेन के ऑर्डर को डिवाइड करने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई और डोमेन होती तो प्रॉब्लम हो जाती। और ये जो मैं तरीका बता रही हूँ वैसे ये जनरल है, बिल्कुल जनरल है, किसी भी रिंग पर अप्लाई हो सकता है, सिर्फ Zn से Zm पे नहीं। अगर आपको चेक करना है, मान लो टी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स टाइप की कोई भी मैपिंग है, ये चेक करना है रिंग होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है, तो आप सेम स्टेप्स फॉलो करोगे। पहले आइडेम्पोटेंट एलिमेंट चेक कर लेना, और फिर ये देख लेना इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है। मतलब दोनों इंटरचेंजेबली आगे पीछे करके देख सकते हो, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि आप सोचने लगो कौन सी पहले चेक करें, कोई भी कर सकते हो। लेकिन उससे हम स्टार्ट करते हैं आइडेम्पोटेंट से, तो आसान होता है। इस एलिमेंट का ऑर्डर कोडोमेन में देखते हैं और ये देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए, इस ऑर्डर का एलिमेंट उसमें प्रेजेंट है कि नहीं है। डोमेन हैज, ये मैं लिख दूं डोमेन, जो कि हमारी Zn है, उसके पास एलिमेंट होना चाहिए इस ऑर्डर का। ये होता है मेन चीज, इस ऑर्डर का एलिमेंट डोमेन के अंदर होना चाहिए। क्योंकि डोमेन ऐसी है Zn टाइप की है, तो उसके पास हर डिवाइजर का ऑर्डर होता था। तो इसी टाइप से मैंने बस यहाँ पे सीधे ये लिख दिया था कि डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करने वाला ऑर्डर ऑफ Zn, उसको उसका हर एक डिवाइजर के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको क्या मिलता है, Zn में एलिमेंट मिलता ही है। तो बात वही इंटरचेंजेबली सेम हो जाएगी। लेकिन जनरल बात ये है कि डोमेन के पास ऑर्डर ऑफ ए का एलिमेंट हो, इस नंबर के ऑर्डर का एलिमेंट हो, मेन चीज ये है। ठीक है ना? अब सोचना इसको कि ऐसा क्यों है। मनदीप? यस मैम। ठीक है ना? तो बस यही है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं रिंग होमोमॉर्फिज्म में। तो वही मैं आपको एक एग्जांपल कराने वाली थी, जैसे इस टाइप के रिंग होमोमॉर्फिज्म हमें चेक करने हैं इस टाइप के एग्जांपल्स में। Z क्रॉस Z से कई बार आपसे पूछा जा सकता है Z क्रॉस Z से लेकर Z तक कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म होंगे। अब इसके अंदर जितने आइडेम्पोटेंट हो गए उतने होमोमॉर्फिज्म हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे भी एक थोड़ा सा कैच है, उसके बारे में मैं बात करती हूँ। इसके पास कौन कौन से आइडेम्पोटेंट है, आप कहोगे 0 है और 1 है। ठीक है, तो हम एक जब मैपिंग डिफाइन करेंगे तो नंबर 1 किस टाइप की हो सकती है, टी एक्स वाई इज इक्वल टू समथिंग 0 इंटू
एक्स टाइप की भी हो सकती है और वाई टाइप की भी तो हो सकती है। सेकेंडली टी एक्स वाई इज इक्वल टू 1 into x और 1 into y टाइप की भी तो हो सकती है। यहां पे ये है डिफरेंस। लीनियर मैप बनाना है बिल्कुल बना लेंगे, ऐसा नहीं है कि हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रख देंगे, टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्या ये सेटिस्फाई करेगा? क्या ये रिंग होमोमॉर्फिज्म बनेगा? ये तो ग्रुप वाले होमोमॉर्फिज्म नहीं बनेगा ना, क्योंकि लीनियर नहीं है। मैप लीनियर रखने हैं आपको। क्यों रखने हैं लीनियर? फर्स्ट प्रॉपर्टी। गॉटिंग माई पॉइंट? गॉटिंग माई पॉइंट कैसे बोला मैंने? यस और नो? यस मैम। तो इसलिए इस टाइप की रखनी है आपको। अब ये बता दो इसमें से क्या सारे बन जाएंगे? ये तो है ही एक, ये तो है ही एक। सर दूसरा तो कैसे बनेगा? दूसरे के लिए आपको क्या करना होगा ये बताओ। अब आपके पास वो हथियार नहीं है दो यूज करने के लिए। इसका ऑर्डर आप चेक करो, इसका ऑर्डर तो इनफाइनाइट है। वो हथियार तो आप लगा नहीं सकते जो मैंने आपको बताया, वो तो फाइनाइट में ही लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा हथियार यूज करोगे। जब सारे हथियार फेल हो जाते हैं तो मैथमेटिशियन कहाँ जाता है बताओ? काउंटर। नहीं, काउंटर भी ढूंढने में सालों लग सकते हैं। डेफिनेशन पे नहीं जाएगा अच्छा मैथमेटिशियन, तब। हाँ डेफिनेशन पे मैम। वापस जाएगा। एक बार डेफिनेशन से चेक करके देखो। लेट्स से अगर हमें इसे चेक करना है, टी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, इसको चेक करो। टी ऑफ एक्स वाई ए बी, क्या ये टी ऑफ एक्स वाई इंटू टी ऑफ ए बी के बराबर आ रहा है? आई थिंक कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, आप ऐसे जस्ट बोल सकते हो अभी के अभी। मेहनत, अच्छा मेहनत जी नहीं है, सिर्फ कोडिंग सीखने आए थे। बताइए चेक हुआ कि नहीं? आप तो रही है मैम। आ तो रहा है ना? बिल्कुल आ रहा है, नीचे वाला भी आ रहा है, ये भी आ हाँ रहा है। मैम। तो काउंट करके बताओ कितने रिंग होमोमॉर्फिज्म हुए? 4। 4 हुए। काउंटिंग फेल हो गई आज तो। ओ अच्छा अच्छा, 3 3। 3 हुए, 1 2 3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको काम करना है। आप जल्दी से ये करके दिखा दो और फिर मैं इररिड्यूसिबिलिटी पे मूव करूं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको करके दिखा दो। एक और जेड बढ़ा दिया मैंने। पॉलिनोमियल रिंग्स आपने पढ़ी हुई है। पॉलिनोमियल रिंग के अंदर ही हम ऐसी रिंग्स देखेंगे, ऐसी पॉलिनोमियल्स देखेंगे जिनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं और ना ही फैक्टराइज कर सकते हैं। हमारा मेन मोटिव क्या है आगे के लेक्चर का? ऐसी पॉलिनोमियल्स देखना जो फैक्टराइज हो सकती हैं, जिनको हम रिड्यूसिबल बोलेंगे, और फैक्टराइज नहीं हो सकती जिनको इररिड्यूसिबल बोलेंगे। फैक्टराइज और ना फैक्टराइज होना, दैट डिपेंड्स ऑन द फील्ड, दैट डिपेंड्स ऑन द फील्ड, जिस फील्ड पे आप काम कर रहे हैं। मैम आपने जो क्वेश्चन दिया है उसमें 4 आएगा आंसर। यस मैम। 4 आएगा, ठीक है। 0 1x 1y 1z, यही आ रहा होगा ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ खूबसूरत सी चीज देखते हैं। आई थिंक मैं कल आपका कंप्लीट करा दूंगी। मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही होता है इस टॉपिक के अंदर। कल रिंग हो जाएगा कंप्लीट? रिंग के अंदर अभी कुछ बचा है क्या, देख लेती हूँ। नहीं, रिंग में अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं। मैक्स, यूएफडी, पीआईडी, ईडी, 3 4 क्लासेस लगेंगी अभी। कल का क्लास मत रखूंगा कल।
कल क्या है? अटेंड नहीं करूँ कल। ISI। बोला ना, अच्छा हाँ ऐसा है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, कल नहीं रखते। कल तो मैं यही रिड्यूसिबिलिटी मतलब नेक्स्ट क्लास में यही कराऊंगी कंटिन्यू। आइंस्टाइन क्राइटेरिया इसको बोला जाता है। ये क्या क्राइटेरिया क्या कहता है, देखो अब जो हम फील्ड्स पढ़ने, हम जो हम पॉलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं, पहले हम एक पॉलिनोमियल उठा लेते थे x² + 2x + 5। ये नहीं कहते थे कि ये पॉलिनोमियल कहाँ से आ रही है, इसका घर क्या है, इसका माँ बाप कैसे हैं। अब हम इसकी पूरी हिस्ट्री की बात करेंगे, ये पॉलिनोमियल कहाँ से आ रही है, सबसे पहला सवाल होता है। तो हम कहेंगे इंटीजर्स एंट्रीज हैं, हम ये भी बोल सकते हैं इससे आ रही है, हम ये भी तो बोल सकते हैं इससे आ रही है, ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो इससे आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात? इवन आप ये भी बोल सकते हो कि इससे आ रही है, आप ये भी बोल सकते हो इससे आ रही है। लेकिन अगर पॉलिनोमियल ऐसी दे दी होती मैंने, तो आप क्या बोलते? आप ये नहीं बोलते कि ये इससे आ रही है। आप डिफरेंस यस समझ मैम। पा रहे हो? अगर मैं पॉलिनोमियल ऐसे दे देती तो आप ये नहीं बोलते कि ये इससे आ रही है। आप डिफरेंस समझ पा रहे हो ना? तो यस मैम। इसके घर यस परिवार मैम। माँ बाप सबकी बात करनी है। अब कुछ 2-4 रिजल्ट्स करेंगे, उसके बेस पे आपके बड़े सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो रिजल्ट से ही शुरुआत करें हम। आइंस्टाइंस क्राइटेरिया, ये हमें बताएगा कि जो भी पॉलिनोमियल हमने जिस भी फील्ड में ली है उसके अंदर, जिस भी फील्ड मतलब पर्टिकुलरली जेड के लिए होता है क्राइटेरिया, अभी बताते हैं क्या होता है। उसके अंदर आपकी पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल कब होगी, तो ये एक क्या काम करती है, एक मैं बता देती हूँ। मैं इसको बोलना पसंद करती हूँ सफिशिएंट कंडीशन फॉर इररिड्यूसिबिलिटी। यस, सफिशिएंट है, नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं। इररिड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया है किसके ऊपर? इसके ऊपर नहीं है, एंट्रीज यहां से आ रही है, मैं बताऊंगी किसके ऊपर है। मैं लिखती हूँ क्राइटेरिया क्या है। सफिशिएंट है, ज्यादा दिल पे मत ले जाना नेसेसरी सोच के। लेट f of x belongs to zx such that, कैसी पॉलिनोमियल है हमारी, बिल्कुल जैसी दिखती है दुनिया की पॉलिनोमियल, हमारी zx वाली पॉलिनोमियल भी वैसी ही है, कुछ इसमें सींग नहीं लगे हैं इस पॉलिनोमियल के। इफ देयर एग्जिस्ट अ प्राइम p, अगर कोई ऐसा प्राइम एग्जिस्ट कर जाए जो प्राइम कुछ खास कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। क्या है वो कंडीशंस, थोड़ा सा हाईलाइट मारते हैं इस पे। p डिवाइड्स a0, p डिवाइड्स a1। मनदीप आपको जैन की क्लासेस में नहीं आना ना फिर? मैम अभी आई का एग्जाम दे लूं, उसके बाद सोचती हूँ। सोच तो लिया पर बताऊंगी बाद में। अच्छा, कोई सरप्राइज गिफ्ट है? बाद में बताऊंगी। चलो, p डिवाइड्स an, अरे सॉरी सॉरी, p डज नॉट डिवाइड an, सबको डिवाइड कर दे, इसको इसको इसको। अब वो प्राइम p कौन सा होगा, कैसे मिलेगा, हम खुद ढूंढेंगे उसे। और ढूंढना कितना मुश्किल होगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। क्या साथ में और भी कंडीशन है? बिल्कुल है, p डज नॉट डिवाइड, p² डज नॉट डिवाइड a0। ये 2 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी, बाकी सब तो डिवाइड 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 है। सबको डिवाइड करे, an को डिवाइड ना करे, और उसका स्क्वायर, प्राइम का स्क्वायर a0 को डिवाइड ना करे, तो हम क्या बोलते हैं? तो हम ये बोलते हैं कि जो हमारी f of x है वो हमेशा इररिड्यूसिबल होगी। किसके ऊपर? इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के कुछ समझ में नहीं आने वाला। एग्जाम्पल के तौर पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि इस टाइप का हो सकता है, x7 क्या आप इसमें कोई प्राइम ऐसा ढूंढ पा रहे हो जो सबको डिवाइड कर रहा हो, लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड ना कर रहा हो? प्राइम 1 2 3 4 5 6 ऐसे शुरू करो। 3। 3,
क्या ये सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है? लेट अस चेक। 3 डिवाइड 6, सॉरी 3 इधर से ही शुरू करते हैं। मैम 3 हो सकता है। एक सेकेंड, ठीक है, हाँ ठीक है, इधर से ही शुरू करो। ए नॉट है ना इधर। 3 डिवाइड 6, यस। 3 डिवाइड्स 3, यस। 3 डिवाइड्स 15, यस। 3 लीडिंग कोफिशिएंट को डिवाइड कर रहा है? नो, वेरी गुड। 3 का स्क्वायर डिवाइड कर रहा है 6 को? नो। तो 3 वो आइडियल प्राइम है हमारे लिए यहाँ पे, वो एक आदर्श प्राइम जो हमें चाहिए था। आपको प्राइम मिल गया, तो क्या ये पॉलिनोमियल के बारे में हम बोल सकते हैं कि इररिड्यूसिबल होगी? ओवर क्यू। उससे ऊपर एक और कंडीशन थी जो हमें चेक करनी चाहिए थी, क्या इस पॉलिनोमियल की एंट्रीज इंटीजर से आ रही है? क्या आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो क्या ये पॉलिनोमियल इररिड्यूसिबल ओवर क्यू नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, इतना आसान है चेक करना। मीन्स हमें कोई ऐसा प्राइम मिल जाए जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो तो हम कहेंगे कि इरिड्यूसिबल है। सपोज प्राइम नहीं मिलता, मैं आपको कोई एग्जांपल अगर दूं, एक्स स्क्वायर रिड्यूसिबल है, हाँ ठीक है। ठीक है, सॉरी। टू टू जा 4 एंड नहीं, ठीक है, इसको ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर क्या ये ZX से आ रहा है? आप कहोगे बिल्कुल आ रहा है। अब इसके अंदर अगर हम आइंस्टाइन्स क्राइटेरिया लगाना चाहें, लगाते हैं। प्राइम ढूंढो जरा। 2 मैम। 2 2 को एक बार चेक कर लेते हैं क्या सबके लिए अच्छा है वो। 2 डिवाइड्स 4, यस। 2 डज नॉट डिवाइड लीडिंग कोफिशिएंट, यस। 2 2 जा 4, इसका स्क्वायर डज शुड नॉट डिवाइड 4, सॉरी 2 का स्क्वायर शुड नॉट डिवाइड 4, पर यहाँ पे तो कर रहा है, तो आइंस्टाइन क्राइटेरिया नहीं हो रहा सेटिस्फाई। नो मैम। अब वो सफिशिएंट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, बात आप भी मानते हो। अब मुझे एक बात बताओ, इररिड्यूसिबिलिटी और रिड्यूसिबिलिटी का कंसेप्ट आपको दिमाग में क्लियर है? इररिड्यूसिबिलिटी और रिड्यूसिबिलिटी क्या है? अगर इस पॉलिनोमियल को आप फैक्टराइज कर सको या इस पॉलिनोमियल का कोई रूट मिल सके आपको, किसके अंदर? क्यूएक्स के अंदर हम चेक करते हैं ना, एंट्रीज इंटीजर से आती है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा ऊपर। एंट्रीज इंटीजर से होनी चाहिए आइंस्टाइन क्राइटेरिया लगाने के लिए। बट हम जो काम कर रहे हैं किसके अंदर कर रहे हैं? क्यू के अंदर कर रहे हैं। अभी मैं रिलेट भी करा दूंगी सभी फील्ड्स को, लेकिन इस क्राइटेरिया को जब तक आप नहीं समझोगे आगे मत बढ़ो। क्यू के अंदर बात की जा रही है। अब क्यू के अंदर जरा देखो ध्यान से, क्या ये एक रिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है? यानी इसको फैक्टराइज कर सकते हो कि नहीं, ये बता दो सिंपली। अगर इसको फैक्टराइज करने की ट्राई करते हो तो वैसे नहीं हो पाएगा, ये इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। ठीक है, इररिड्यूसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कैसे नहीं करते, ये तो एक क्राइटेरिया बताया, अभी मैं और सारे क्राइटेरियाज बता दूंगी तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी चीजें थोड़ी एक बार थोड़ा मुश्किल लग रही हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बोलो। एक बार थोड़ा रिड्यूसिबिलिटी और इरिड्यूसिबल के बारे में थोड़ा बताना। बताती हूँ। मेरा जो मेन पॉइंट था, मेरा जो मेन मकसद था आपको ये एग्जांपल देने का, वो क्या था? सफिशिएंट कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई, बट स्टिल दिस पॉलिनोमियल इज, निर्माल्या, इररिड्यूसिबल। तो इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अब तो इरिड्यूस हो जाएगा। वो तो नेसेसरी होती तब होता ना, नेसेसरी भी होनी चाहिए थी। ये सिर्फ एक सफिशिएंट कंडीशन है जो आपकी कई बार हेल्प कर देती है पर बहुत ज्यादा बार नहीं भी करती। उसके लिए हम और भी तरीके आगे सीखेंगे जिससे आप ऑलमोस्ट 99% क्वेश्चन आराम से कर लोगे। अब मनदीप का सवाल ये था, इरिड्यूसिबिलिटी रिड्यूसिबिलिटी क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर ये है तो आपसे कोई पूछता है इरिड्यूसिबल है कि इरिड्यूसिबल है, आप इसको फैक्टराइज कर सकते हो?
कर सकते हो ना। सवाल नंबर 2, या तो वो फैक्टराइज हो जाए, ध्यान से सुनो, रिड्यूसिबल का मतलब बता रही हूँ, इरिड्यूसिबल आप अपने आप समझ जाओगे। या तो वो फैक्टराइज हो जाए इसके तरीके से। फैक्टराइज का क्या मतलब, अब फैक्टराइज करने को तो अगर मैं ये पॉलिनोमियल ले रही हूँ क्यू एक्स से, तो फैक्टराइज तो ये भी हो रही है, फैक्टराइज तो कोई भी कर दो, फैक्टराइज करने में कौन सी बड़ी बात है। पर समस्या ये है, फैक्टराइज करने का मतलब होता है फैक्टराइज करने के बाद जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो भी क्यू एक्स से आने चाहिए। √2 क्या क्यू एक्स क्यू में बिलोंग कर रहा है, वो भी फील्ड से आने चाहिए। क्या फील्ड में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा, तो आप ब्रेक नहीं कर सकते इसके आगे इसको, ये इरिड्यूसिबल कहलाएगी। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है। यस मैम। फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि उसके टुकड़े करो तो टुकड़े भी तो कोफिशिएंट्स के रूप में आपकी फील्ड के अंदर होने चाहिए। प्लस आप ये भी बोल सकते हो, या मैं बोलूं और उसका रूट लाई करे। इसका कोई रूट इसके अंदर है क्या, कोई भी फील्ड ले रहे हो मतलब जनरल, तो रूट लाइज इन एफ। इसके पास रूट्स हैं, आप इसको एक पॉलिनोमियल की तरह देखते हो, x² - 1 = 0 रखते हो, तो आपको क्या रूट्स मिलते हैं, x = +-1, वो उसी के अंदर आता है इस फील्ड के अंदर, तो इस फील्ड को भी रिड्यूसिबल ही बोला जाएगा। लेकिन इन दोनों में से जज कैसे करेंगे आप, हमें किसको देखें, फैक्टराइज को देखें कि रूट लाइज को देखें। आप मेरे को एक बात बताओ, बड़ा क्या है, बड़ी चीज क्या है, मैं एक बात बताती हूँ। x³ एग्जाम्पल कौन सा दूं आपको, हाँ एक एग्जाम्पल होता है x⁴ + x² + 1। अब आप कहोगे मैंने इतने डायरेक्टली कैसे लिख दिया, थोड़ा सा मतलब पढ़ा हुआ है आगे इसलिए। ये मान लो आपकी एक इंटीजर्स में ही ले लेती हूँ मैं, ज्यादा दूर भी मत जाओ, ठीक है। अब सवाल ये है, चीजें क्लियर हो रही है ना, मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ सिर्फ फोकस उस पर रखना। x⁴ + x² + 1, क्या इंटीजर्स में इसका कोई रूट लाई करता है, सबसे पहला सवाल। हम चेक कहाँ पे कर रहे हैं, इंटीजर्स में। सबसे पहला सवाल ये है, रूट लाई करता है क्या इसका, नहीं करता है इंटीजर्स में मैम। तो नहीं करेगा मैम। किसके अंदर करेगा फिर, इसके अंदर करेगा। Rx बड़ा दे दिया, अब तो बड़ा सोचो। नहीं करेगा मैम, इसमें भी। नहीं करेगा ना, तो उतना सोचना ही नहीं है, वो सब बातें हम आगे सोचेंगे, अभी तो कर ही नहीं रहा इसका किसी के अंदर भी। आप Rx भी ले लेते तो भी सेम चीज होती, ध्यान रखना, जो काम मैं आपको करा रही हूँ वो Rx में भी सेम होगा। ZX जस्ट मैंने एग्जांपल लिखा, तो रूट लाई करता है, नहीं करता। दूसरा सवाल, अभी मैंने ये नहीं बोला कि रिड्यूसिबल है कि इरिड्यूसिबल है, अगर मैं यही रूट से ही डिसाइड करने लग जाऊं तो ये बेवकूफी है, क्योंकि दूसरा तरीका आपको बोला गया है फैक्टराइज वाला। बड़ा क्या है अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जनरलाइज क्या है। जनरल कब होता है, फैक्टराइज चीज जनरल है कि रूट लाई करना जनरल। रूट तो नहीं लाई कर रहा, अब एक बार देखना जरा फैक्टराइज होता है कि नहीं। वैसे आपको बहुत टाइम लग जाएगा इसको समझने में कि फैक्टराइज इसके फैक्टर क्या आएंगे, तो मैं बता देती हूँ आपको, ये आएंगे इसके फैक्टर्स, ठीक है। आई होप यही आएंगे, a² - b², यस, x² + 1 + x⁴ + 1 + 2x² - x², ठीक है, ये आएंगे। अब क्या बताओ, फैक्टराइज करने के बाद ये देखने लायक है अपनी फील्ड में, यस और नो। फैक्टराइज कर रही हूं तो सही करा ना, कहीं फील्ड से बाहर तो नहीं निकल गया। नो मैम। नहीं निकला, मतलब फैक्टराइज पॉसिबल है, यहाँ पे यस है। ऐसा जरूरी नहीं है, इससे हमें ये समझ में आया कि जिसका रूट नहीं लाई कर रहा वो फैक्टराइज हो सकता है, तो मतलब क्या जरूरी नहीं है कि रूट लाई करना जरूरी नहीं होता हमेशा रिड्यूसिबिलिटी चेक करने के लिए। फैक्टराइज ज्यादा जनरलाइज चीज,
अगर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊं तो फैक्टराइज जो चीजें हो जाती हैं, रूट वाली चीजें, बहुत ही उनमें से स्पेशल केसेस होते हैं। फैक्टराइज वाली एक बड़ी टर्म है, रूट लाई करना एक छोटी टर्म है। समझ में आ गया? वो एक स्पेशल केस है। निर्माली समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक बार जीस्ट बता दो, मतलब रिजल्ट्स बता दो। अगर फैक्टराइज हो जाए तो इरिड्यूसिबल बता, मतलब रिड्यूसिबल बता दो। रिड्यूसिबिलिटी क्या है? आपको ये चीज समझ में आ गई ना कि कोई चीज रूट लाई ना करे तब भी फैक्टराइज हो सकता है उसी फील्ड के अंदर। ये बात समझ में आ गई? फिर मैं जस्ट करती हूँ। हाँ मैम। अब मेन बात पे आते हैं जो मैं आपको बता रही थी। रिड्यूसिबिलिटी है क्या? रिड्यूसिबिलिटी में आप फैक्टराइजेशन चेक कर लो, या कई बार इजी बनाने के लिए रूट लाई भी चेक कर सकते हो। अगर ये नहीं भी चेक करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ फैक्टराइजेशन चेक कर लो। रिड्यूसिबल मतलब फैक्टराइज, बस किसके अंदर? उसी फील्ड के अंदर जिसमें आप बात कर रहे हो। रूट लाई कर गया तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब अगर मैं बोलूं एक रिजल्ट में इसको लिखना चाहूँ, आपके लिए सम अप करना चाहूँ, तो रूट लाइज इंप्लाइज फैक्टराइज। पर कोई चीज फैक्टराइज हो रही है, कोई पॉलिनोमियल फैक्टराइज हो रही है, तो क्या वो रूट लाई को इंप्लाई करेगी? बिल्कुल जरूरी नहीं है। समझ में आ गई बात? नीचे इसका एग्जाम्पल था और यहाँ पे डायग्राम से भी वही बात समझाई गई है। तो आपको जो याद रखना है आप रख लो, ये मेन रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। कन्वर्स ट्रू नहीं होता। और रिड्यूसिबिलिटी का सीधा मतलब क्या है? फैक्टराइज करना, उसी फील्ड में फैक्टराइज हो जाए, यानी कि कोफिशिएंट उसी के अंदर से आए। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? यस मैम। एग्जाम्पल और देखते हैं, ज्यादा एग्जाम्पल देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 है किसके अंदर? इसके अंदर। सवाल ये उठता है कि इसके क्या ये रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल? अब मैं इसके लिए कोई आपको थ्योरम रिजल्ट नहीं कराऊंगी, अब हम सीधे देखेंगे कि रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल। कम डिग्री तक हम बहुत इजीली देख सकते हैं। कैसे बताइए? इरिड्यूसिबल लग रहा है या रिड्यूसिबल लग रहा है? रिड्यूसिबल मैम। रिड्यूसिबल। रिड्यूस करो फिर लग रहा है रिड्यूसिबल। तो इरिड्यूसिबल होगा मैम। क्यों? मान लो मैं इसको इसको, फैक्टराइज। यस मैम, फैक्टराइज करेंगे तो रूट टू हम देखें तो वो हमारी फील्ड जो है रैशनल्स की उसमें बिलोंग नहीं करते। ठीक है, समझ गए आप। अगर 2 डिग्री की पॉलिनोमियल फैक्टराइज होगी तो एक एक डिग्री में ही तो होगी। ऐसा तो होगा नहीं 2 डिग्री वाली 2 में ही फैक्टराइज हो जाए और काम चल जाए। मतलब इसका जो फैक्टराइजेशन पॉसिबल है यही पॉसिबल है, इफेक्ट केवल और केवल यही होगा। और आपने करके देखा और वो बिलोंग नहीं किया, मतलब नॉट रिड्यूसिबल। ठीक है, अब एक बात और और मैम अगर अब इसको मैं रूट्स फाइंड करना चाहूँ तो मेरे को x इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2 मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। तो रूट्स मतलब लाई कर रहे हैं तो वो फैक्टराइज होगा, आपने ऊपर बोला ना। हाँ बिल्कुल। फैक्टराइज होगा तो वो रिड्यूसिबल होगा। रूट्स लाई इम्प्लाइज फैक्टराइज, फैक्टराइज इम्प्लाइज। हाँ बिल्कुल। तो फिर ये तो गड़बड़ी हो गई मैम। हिमालय बताओ, गड़बड़ी हो गई? क्वेश्चन समझ में आया ना हिमालय? नहीं मैम, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा कि रूट तो लाई कर रहे हैं, आपने कहा फैक्टराइज नहीं हो रहा, ठीक है, पर रूट तो लाई कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर जो भी आपने रिंग ली है, तो रूट लाई कर रहे हैं तो ये तो रिड्यूसिबल होना चाहिए। तो आपका इस पे कुछ कहना है? तो रूट कहाँ लाई कर रहा है तो? हाँ बिल्कुल, रूट कहाँ लाई कर रहा क्योंकि उस फील्ड में तो है? रूट क्या है इसके? रूट है रूट 2 और माइनस रूट 2। ध्यान से देखो मंदीप, क्या ये बिलोंग करते हैं? क्यों नहीं है ना? वो भी फील्ड में चेक करेंगे कि है या नहीं। हाँ, वो भी फील्ड में ही चेक करेंगे। अगर मैंने ओके मैम। मेंशन नहीं किया तो आई एम सॉरी, लेकिन वो भी फील्ड में ही चेक करेंगे रूट्स। मुझे लगा कि इतना ही देखना है उसमें कि रूट है या नहीं। नहीं नहीं नहीं। ओके। अब फैक्टराइज, एक बात ठान लो आगे कि 3 या 3 से कम डिग्री की पॉलिनोमियल है ना, तो फैक्टराइज और सॉरी रूट लाई करना एक ही बात होती है। फैक्टर होना और रूट लाई होना एक ही बात होती है। मैंने पहले बताया था क्या, फैक्टराइज एक जनरल टर्म है, रूट लाई करना एक स्पेसिफिक टर्म है। लेकिन 3 या 3 से कम डिग्री के लिए दोनों सेम है। समझ में आ गया?
और ये काफी हेल्प करेगा आपकी, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, अभी आपको अंदाजा भी नहीं है कितनी करेगा। ठीक है, लिख लो इसको कोई। अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको देती हूँ, बिना आगे के रिजल्ट्स कराए आपको एग्जांपल्स देते हैं फैक्टराइजेशन समझाने के लिए। चलिए इसको देखिए, रिड्यूसिबल और इररिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल। लिखती जाती हूँ, बताते जाओ। क्वेश्चन 2 में बस यही सेम क्वेश्चन है, फील्ड चेंज कर दी। क्वेश्चन 3 में भी फील्ड चेंज कर दी, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। फर्स्ट और फोर्थ रिड्यूसिबल मैम, सेकंड और थर्ड नो। एक मिनट रुको ना जरा। तो नहीं आता, चलो इसको एक बार कंफर्म कर दूंगी मैं। ये जो मैंने लिखा है, थोड़ा सा डाउट हो गया मुझे इसमें। क्या बताया मनदीप आपने? मैम फर्स्ट और फोर्थ रिड्यूसिबल, सेकंड और थर्ड नो, अभी फिफ्थ देखा नहीं। ठीक है, मैम फिफ्थ भी फिफ्थ भी रिड्यूसिबल ही होगा। रिड्यूसिबल होगा मैम। हम्म, फिफ्थ भी रिड्यूसिबल रिड्यूसिबल होगा। होगा मैम। अच्छा कैसे? -1 इज a root of this equation, मतलब इस मनदीप आप polynomial। बताओ। मैम मैंने इसको फैक्टराइज किया, एक्स स्क्वेयर कॉमन निकाला तो एक्स प्लस वन आ गया अंदर, और फिर प्लस वन कॉमन निकाला इंटू एक्स प्लस वन, तो यहाँ से फैक्टर आ गए एक्स स्क्वेयर प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन। मुझे ये तरीका काफी पसंद आया आपका, ज्यादातर बच्चे इस चीज पे ध्यान नहीं देते। निर्माल्या आपने भी अच्छा बताया, और जो फैक्टराइज किया मनदीप आपने, वो कमेंडेबल है। और यहाँ से देखूँ तो ये आर ऑफ एक्स में है। अगर यही मैंने आपसे जेड एक्स में भी पूछ लिया हो तो तब भी आप कहते कि रिड्यूसिबल है। ठीक है, आपको समझ में आ गया सब कुछ? आपने जो भी आंसर्स बताए बिल्कुल करेक्ट है। रिड्यूसिबल इररिड्यूसिबल में फर्क समझ में आ गया होगा अब तक। और मैम ये जो हम फैक्टर कर रहे हैं, हम्म, ये हम मतलब इसमें सेकंड डिग्री का भी जैसे फैक्टर है एक्स स्क्वेयर प्लस वन, हाँ हाँ, तो ये हम कैसे देखते हैं? ये लीनियर में नहीं होना चाहिए क्या? मतलब मैं समझी नहीं आपकी बात। जैसे कि हम एक्स स्क्वेयर प्लस वन को एक फैक्टर मान के चल रहे हैं और हमने कह दिया कि ये रिड्यूसिबल है आर ऑफ एक्स में, तो ऐसे ही अगर ऊपर हमने लिया एक्स स्क्वेयर प्लस वन, तो उसको भी फिर इससे तो मैं कह सकती हूँ कि वो आर ऑफ एक्स में रिड्यूसिबल है। कौन सा वाला? दो फैक्टर में रिड्यूस होना चाहिए ना, उससे ज्यादा, उससे कम डिग्रीज में रिड्यूस होना चाहिए। ये एज इट इज है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन, इससे ज्यादा क्या रिड्यूस करोगे आप? एक एक Okay, कर दोगे तो रिड्यूस माना जाएगा, इससे ज्यादा रिड्यूस होना चाहिए।
आप आज जिस लेवल पे खड़े हो रिंग थ्योरी में, उससे ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए कल आप। जैसे आप उठ के ओके क्लास में आ मैम। जाते हो सेम टू सेम, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनडायरेक्टली मैंने आपको बता भी दिया कि पढ़ के आया करो। मतलब यस इसके लिए नहीं, मैम। इसके लिए नहीं, ये तो आप आज पढ़ रहे हो, जो पिछला पढ़ना होता है। ठीक है, तो और हाँ, लाइफ में भी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना, हर एक दिन ग्रो करना। चाणक्य भी यही कहते हैं और आजकल भी बहुत बोला जाता है इस बात को कि हर एक दिन कुछ नया सीखो। कुछ नया का मतलब ये नहीं कि आज सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख ली तो कल C++ सीख रहे हैं, मेरा मतलब वो नहीं है। कुछ नया मतलब अगर आप रिंग थ्योरी पढ़ रहे हो तो रिंग थ्योरी में आज हमने नया क्या सीखा, क्या नया कंसेप्ट सीखा। चाणक्य कहते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो पढ़ाई से रिलेटेड, उसमें रोज एक नई चीज आपको सीखनी है। ठीक है, वो आप लर्न कर सकते हो, आप रट्टे मार सकते हो। अब तो हमें रट्टे मारने का वो है नहीं, मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, तो मैथ्स में आपने नया क्या सीखा, क्या नया रिजल्ट डिस्कवर किया। ठीक है, कुछ ना कुछ हर दिन सीखते रहो। ये नहीं है आराम से पड़े हैं बेड पे कोने पे, टीवी चल रहा है, कुछ सीखा ही नहीं आज, बस टीवी देखते हैं। ठीक है, वैसे टीवी से भी कोई सीखना चाहे तो सीख सकता है, बट जो आपका काम है उस पर मेन फोकस रखे, उससे जरूर सीखो। ठीक है, दुनियादारी में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपना सीखते रहो, अपना मस्त रहो, जिंदगी खूबसूरत है। भले ही आप कम पढ़े लिखे हो, कहीं भले ही आप ज्यादा पढ़े लिखे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपनी फील्ड में सीखो जो भी सीख रहे हो। आगे बढ़ते हैं हम। एक फील्ड होती है, यस मैम। एक, हाँ, एक होती है, चलो मैं एक फैमिली बनाती हूँ। सब फील्ड आपने सुनी होगी, सब स्पेस सुना है हमने, सब ग्रुप सुना है, सब फील्ड भी वैसे ही होती है। एक सबसेट होता है जो फील्ड बन जाती है, उसके ऊपर एक फील्ड आती है। फील्ड का जो पप्पा होता है उसे क्या बोलते हैं, फील्ड एक्सटेंशन बोलते हैं सुपर उसे। फील्ड। हाँ, सुपर फील्ड आप बोल सकते हो क्योंकि सुपर सेट की तरह होती है ये, इसको बोलते हैं फील्ड एक्सटेंशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताई जाए तो क्या बताऊं, बताओ सबसे छोटी फील्ड यहाँ पे कोई बता दो मुझे। ZX, सॉरी QX हो गई मान लो। फील्ड के केस में आप RX ले सकते हो और ऊपर क्या ले लें, मैम कॉम्प्लेक्स एक्स। नंबर। ठीक है ये ले सकते हो सिंपली। और भी ज्यादा लेनी हो, Q आइटा हो गई, Q√2 हो गई, Q√2√3 हो गई, ऐसी भी होती हैं। इसमें भी मल्टीपल एक्सटेंशन है। फील्ड थ्योरी में आप पढ़ते हो कि कितने डिग्री की एक्सटेंशन होती है ओवर Q, ऐसे पढ़ा जाता है। फील्ड थ्योरी में पढ़ते हो फील्ड एक्सटेंशन में, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए, वो सब बातें बात की हैं। अब अगर कोई, ध्यान से सुनो, अब अगर मैं एक पॉलिनोमियल लेती हूँ x² - 1, ये ZX में रिड्यूस होती है, फटाफट बताओ। यस मैम। रिड्यूस होती यस है, मैम। तो क्या ये QX में रिड्यूस होगी? अगर ZX में होती है तो क्या QX में होगी? करके नहीं देखना है, मैं कह रही हूँ होगी ZX मैम। में हाँ मैम होती है, होगी। होगी, क्योंकि ZX में हो रही है ना, छोटे में हो रही है, तो इसके जो फैक्टर आएंगे वो छोटे में आएंगे, और वो छोटे वाले कोफिशिएंट वो तो बड़े में भी आते हैं ना, तो बड़े में तो आएंगे ही आएंगे। तो अगर छोटे में रिड्यूस हो गई तो बड़े में हो जाएगी, और बड़े में हो जाएगी, बड़े 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 में होती रहेगी। लेकिन अगर बड़े में रिड्यूस नहीं हुई तो छोटे में भी नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे x² + 1 बिलोंग्स टू RX, ये रिड्यूसिबल है कि नहीं? नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके फैक्टर x - आइटा x + आइटा बनते हैं, ना तो इसका रूट लाई करता है, ना ये फैक्टराइज होती है। अब ये इसमें रिड्यूस नहीं हो रही तो इससे छोटे में क्या हो, QX में भी नहीं होगी, ठीक है, ZX में भी नहीं होगी। समझ रहे हो बात? यस मैम। बाकी फील्ड तक ही लेके चलो तो ज्यादा सही रहेगा, वैसे रिजल्ट फील्ड के लिए है तो फिर भी चलो मैं और बढ़िया बात बता देती हूँ आपको। तो समझ में आ गया, छोटे में रिड्यूस तो बड़े में रिड्यूस, बड़े में इरिड्यूसिबल तो छोटे में इरिड्यूसिबल। अब अगर कोई आपसे ये पूछ लेता है x⁷ + 25x²
प्लस 10x। ये, हाँ, ये रिड्यूसिबल है जेड में। जेड के ही कोफिशिएंट्स हैं, क्या रिड्यूसिबल है जेड में? तो आपने ऊपर जितना भी पढ़ा है उसमें से आप क्या अप्लाई करोगे? अच्छे से करना, ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। आपने बहुत बड़ा दे दिया। बहुत बड़ा है। रिजल्ट्स इस्तेमाल करो, दिमाग का थोड़ा कम इस्तेमाल करो, ज्यादा नहीं। इसको सॉल्व मत करने लग जाओ। मैम एक रियल रूट तो हमें मिलेगा यहाँ। क्यों, रियल रूट से क्या लेना देना? क्यों मैम तो अगर खुद हमें रखे। रियल रूट हमारे पास, क्यों अगर हमारे पास रियल रूट ही नहीं मिलता तो हम उससे ये कह सकते थे कि ये जेड में रिड्यूसिबल ही नहीं होगा। रूट नहीं मिलता से कैसे कह सकते थे? क्योंकि मैम उसके कोफिशिएंट उसमें नहीं जाएंगे जेड में। इमेजिनरी रूट मीन्स मिलेंगे अगर हमें कोई रियल रूट नहीं मिल रहा ये ध्यान से देखो, ये तो 7 डिग्री की पॉलिनोमियल है। 7 डिग्री में आपको क्या बताया गया था कि रूट इतना छोटा सा हिस्सा होता है, फैक्टराइज हो गया तो भी काम बन जाता है। याद आ रहा है? लेस देन इक्वल टू 3 में इक्वल होते थे दोनों, ग्रेटर देन 3 में ये काम होता है। किसी भी फील्ड में जाओ। अगर मुझे रूट मिलता है तो मैं उसको फैक्टराइज भी तो कर सकती हूँ। हाँ, रूट मिलते हैं तो फैक्टराइज कर सकते हो, लेकिन रूट नहीं मिले तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि फैक्टराइज नहीं होगा। आप मैम आइंस्टाइन आपने जो क्राइटेरिया रिजल्ट लगाओ बताया। ना। आइंस्टाइन क्राइटेरिया तो लगाओ जरा। भूल गए उसको? सबसे पहले वही पढ़ा था। ओह यस अच्छा मैम। अच्छा। इसलिए कह रही थी रिजल्ट इस्तेमाल करो, दिमाग नहीं। 5 होगा मैम। और 5, हाँ, इरिड्यूसिबल होता फिर। इरिड्यूसिबल होगा किसके अंदर? रिजल्ट में क्या पढ़ा था? जेट प्राइम पड़ा था, प्राइम। कमर सीधी करो पहले। याद नहीं आ रहा है आपको? नहीं इरिड्यूसिबल। नहीं, क्यू में पड़ा था मैम। हाँ, इसके अंदर इरिड्यूसिबल हुआ, इसका मतलब तो पूछा किस में क्यू हुआ में है? तो क्यों में होगा? इरिड्यूसिबल होगा। यस मैम जेड में भी हो जाएगा। बड़े में होगा इरिड्यूसिबल तो छोटे में भी हो जाएगा। तो इसका आंसर रिड्यूसिबल पूछा हुआ है तो नो आएगा ना आंसर, क्योंकि इसमें इरिड्यूसिबल है। क्योंकि बड़े में नहीं हो रहा तो छोटे में कैसे होगा? अभी मैं एक और रिजल्ट भी बता देती हूँ आपको। क्यू और जेड में बड़ा गहरा रिश्ता है। अब रिश्ता क्या है? एक मिनट। अभी हम और भी तरीके पढ़ेंगे, यही नहीं है कि बस आपको आइंस्टाइन ही पढ़ना चाहिए और वही पढ़ना पड़ेगा और सारी उम्र वही अप्लाई करते रहोगे।
ऐसा नहीं है। देखो अगर इंटीजर कोफिशिएंट्स की, ये बड़ा अच्छा रिजल्ट है, ध्यान से पढ़ना और आज का नोट कर लो प्लीज, क्योंकि मैं लिख नहीं पाई हूँ, गंदी सी राइटिंग में कहीं कुछ लिखा हुआ है बट वो पता नहीं आपको समझ में आएगा कि नहीं, भेज दूंगी मैं फोटो, देख लेना। बाकी रिजल्ट बोलता है कि अगर ZX के अंदर से पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर, तो fx इज रिड्यूसिबल ओवर q implies रिड्यूसिबल ओवर z। मतलब अगर इंटीजर एंट्रीज हैं तो बड़े पे रिड्यूस हो गई तो छोटे पे भी हो जाएगी। हमने इसका उल्टा पढ़ा था, याद है आपको? हमने क्या पढ़ा था, छोटे पे रिड्यूस हो जाती है तो बड़े पे भी हो जाती है। बाकी चलो उसको फील्ड पे ही रहने देते हैं उस रिजल्ट को, क्योंकि यहाँ कहीं फील्ड की अलग बात नहीं की गई, कोई बात नहीं, ठीक है। मीन्स आइंस्टाइन क्राइटेरिया हम ओनली रैशनल्स के लिए देखते हैं क्यू में। हाँ, आइंस्टाइन क्राइटेरिया जो अप्लाई होता है, जो फॉर्मूला है वो रैशनल्स के लिए बना है। और एक और बात है यहाँ पे, हाँ चलो इतना ही याद रखो, बाकी मैं कल कंटिन्यू कराऊंगी आपको कि अगर इंटीजर एंट्रीज हैं तो क्यू में रिड्यूस हो जाएगा तो छोटे में भी रिड्यूस हो जाएगा, उल्टी बात जेड में भी रिड्यूस हो जाएगा। हालांकि जेड फील्ड नहीं है तो ये रिजल्ट मत ही अप्लाई करो तो ही ठीक रहेगा आपके लिए अभी के लिए, कि जेड में रिड्यूस हो जाए, इनरिड्यूसिबल इन क्यूएक्स। चलो ये एग्जाम्पल अब याद रखना, कल मैं जब आपको नए तरीके पढ़ाऊंगी तो इस एग्जाम्पल को हम पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? हाँ, उन नए तरीकों से पढ़ के मैं आपको बताऊंगी कि ये जेड में रिड्यूस हो रहा है कि इरिड्यूसिबल है, ठीक है। इसी पेज से कंटिन्यू करूंगी, इस एग्जाम्पल को जरूर याद रखना, कल जो मैं 2-3 रिजल्ट्स कराऊंगी उसमें आपके काम आएगा। मॉड पी टेस्ट कल हम करेंगे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल तो हम नहीं कर रहे हैं, परसों करना है ना। मुझे एक मॉर्निंग का टाइम बता दो, शाम को नहीं हो पाता मैनेज, बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि परसों मुझे क्लास लेनी, आज तो मुझे नहीं लेनी थी तो मैंने आपकी क्लास ले ली। 1 बजे का टाइम अगर हो तो, नहीं 1 बजे का नहीं, 12 बजे का हो या 11 बजे का हो। दिन में मैम? ग्रेजुएट हो तुम, बच्चे हो, तो ले ही सकते हो।